नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार बहुत अच्छा रहे, खुशी से रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। देखिए, बात आज की खबर की करते हैं। देखिए, एक समय था जब नेता जनता के लिए लड़ा करते थे कि हम जनता के लिए ये कर देंगे, हम जनता के लिए वो कर देंगे, लेकिन अब दौर उल्टा आ गया है। अब जनता नेता के लिए लड़ रही है कि हमारे नेता ये हो जाएंगे, हमारे नेता का बेटा ये हो जाएगा, हम इसको मुख्यमंत्री बनवा देंगे, हम उसको वो करवा देंगे, दूसरे नेता को इसके सामने ठहरने नहीं देंगे। तो आज हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए या हो सकता है गलत हो, लेकिन आपसे अनुरोध मैं करूंगा कि ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो सभी के भविष्य से जुड़ी हुई है। इसमें जो खबर है वो सभी के भविष्य से जुड़ी हुई है। देखिए, आपको ये पता है कि जिस लड़के ने जो है, जिस उद्योगपति के लड़के ने जेसिका लाल का मर्डर किया था, उसको जो है तिहाड़ जेल में, ओपन जेल में रखा गया और उसने जेल से बाहर आकर के एक विस्की का ब्रांड बनाया और वो विस्की का ब्रांड अब सबसे ज्यादा चल रहा है। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने एक चैप्टर लिखा है एक किताब में, कोई गाली गलौच नहीं, संवैधानिक दायरे के अंदर लिखा, लेकिन क्योंकि वो कुछ जजों को हमारे पसंद नहीं आई, उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। वे दो जो व्यक्ति हैं ना कभी किसी मंत्रालय से जुड़ पाएंगे, ना वे सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना वे यूजीसी में जुड़ पाएंगे। कैसा लगा दो कंपैरिजन आपको सुन करके, है ना? अब मैं बताता हूं, थोड़ा थोड़ा तो हिंट आपको मिल ही गया होगा कि पूरी खबर क्या है, लेकिन ये खबर से ज्यादा इसके पीछे और इसके अंदर का जो संदेश है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। खबर तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज्यादा इसके संदेश और इसके पीछे का इम्पैक्ट, इसके पीछे संदेश महत्वपूर्ण है। तो आपसे अनुरोध है कि आप ये खबर जरूर देखिए। इतनी सारी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर हुए, इसके लिए भी आपका विशेष आभार। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और आपका आभार सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए, अभी एनसीईआरटी में जो हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी किताबें होती हैं सीबीएसई के कोर्स में, 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में एक चैप्टर आया, द रोल ऑफ जुडिशरी ऑन इन अवर सोसाइटी। देखिए, जुडिशरी का जो रोल है हमारी सोसाइटी में, इस पर किताब आई, मतलब एक चैप्टर आया। इस चैप्टर के अंदर जुडिशरी के भ्रष्टाचार की बात की गई, मतलब कि अदालतों के अंदर भ्रष्टाचार की बात हुई 8वीं क्लास के चैप्टर के अंदर। देखिए, इस पे सीजीआई साहब है हमारे, जो सूर्यकांत साहब है हमारे मुख्य जो न्यायाधीश है हमारे, वो इतनी बुरी तरह भड़क गए हैं कि उन्होंने पूरी सरकार को उल्टा खड़ा कर दिया है। और उल्टा खड़ा करने का मतलब है, यहां तक का इसमें बात हो गई है कि भाई जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने माफी मांग ली है, एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने माफी मांग ली है, मोदी ने भी इनडायरेक्टली खेद जता दिया है। लेकिन उसके बाद भी सीजीआई साहब का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। और सीजीआई साहब का कहना है कि वो इस बात की तह तक जाएंगे कि भाई ये किसने बदनाम करने की कोशिश की। ये खबर है। अब आपको मैं कुछ बातें बताता हूं। देखिए, जजों के प्रति हमारा सम्मान है और यह बात मैं मानता हूं कि जिस दिन न्यायपालिका से इस देश के लोगों का भरोसा उठ जाएगा, उस दिन यह देश जंगल राज में बदल जाएगा। यह बात बिल्कुल मैं 100% मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस स्थिति को होने में और जो लोगों का विश्वास टूटने में बहुत कम समय बचा है। इस बात को भी हमारे माननीय न्यायाधीशों को समझना चाहिए कि उस समय ज्यादा दूर नहीं कि अब जब उंगली उठने लगेगी, क्योंकि अब जो धीरे धीरे जो कारपेट के अंदर चीजें डाली जा रही हैं उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा। और बाहर आप नहीं निकालोगे तो समय निकाल देगा। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। सीजीआई साहब का गुस्सा जायज है, 8वीं क्लास में चैप्टर नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं क्या वो गलत है? बात यह है, इसमें दो पहलू हैं। एक तो क्या 8वीं क्लास के अंदर चैप्टर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए 8वीं क्लास के अंदर। कि नए बच्चों को, छोटी उम्र के बच्चों को अगर यह पढ़ाया जाएगा कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है तो देश जंगल राज की तरफ जाएगा। लेकिन क्या सिस्टम में भ्रष्ट नहीं है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। सिस्टम भ्रष्ट है। आपको बताता हूं, कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, जो एक वकील है प्रशांत भूषण ने एक बार जजों के खिलाफ बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, वो भी बड़े जजों के खिलाफ। उनके खिलाफ जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया। सो मोटो का मतलब है जब उसके लिए मतलब जजों को किसी को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही इस मामले की जांच कर लेते, सुनवाई कर लेते हैं। उसमें प्रशांत भूषण को उन्होंने कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया। कोर्ट ने उनको कहा कि आप 1 रुपए की जो है उनको, मतलब कि पहले तो माफी मांगे। उन्हें माफी मांगने से प्रशांत भूषण ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं मांगूंगा माफी। उसके बाद जज साहब ने रिक्वेस्ट कर कि भाई 1 रुपये जमा करा दे। उन्होंने कहा भी 1 रुपया भी जमा नहीं कराऊंगा। जब तनातनी बढ़ने लगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला दे दे कि प्रशांत भूषण ने अवमानना की है, प्रशांत भूषण ने क्या मैंने नहीं की है, ना माफी मांगूंगा और ना मैं 1 रुपया जमा कराऊंगा। देख रहे हैं, अब ये होती है ताकत। तो फिर इस बीच का रास्ता निकाला गया। प्रशांत भूषण ने आखिर में 1 रुपया जमा कराया, लेकिन उन्होंने कहा मैं सिर्फ इसलिए जमा करा रहा हूं ताकि मेरी प्रैक्टिस पर रोक ना लगे, बाकी इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं।
एक ये घटना हुई। एक आपको मैं ये घटना बताता हूँ, हमारे देश में एक ऐसे चीफ जस्टिस भी रहे हैं भाई जिन्होंने एलएलबी ही नहीं किया था, जिनके पास एलएलबी की डिग्री ही नहीं थी। क्यों हंसी मत, यार देखो हंसो मत करो, यार थोड़ा होता है, लेकिन बात सच है, हमारे देश के एक चीफ जस्टिस ऐसे भी रहे हैं जिनके पास एलएलबी की डिग्री ही नहीं थी। इन जस्टिस साहब का नाम था जस्टिस के.एन. वांचुक। ये सिविल सर्विस के व्यक्ति थे, लेकिन देश के चीफ जस्टिस रहे बिना एलएलबी पास किए ही। चलिए खैर होता है। आपको एक घटना और मैं बताता हूं, एक केस मैं आपको बताता हूं। एक केस है बलराम कश्यप वर्सेज भागीरथी गंजू का। ये इस केस को चलते हुए 72 साल हो गए। ये मतलब पार्टीशन का मैटर था, मतलब कि बंटवारे का मामला था। 72 साल इस केस को चलते हुए हो गए, आज़ादी के बिल्कुल तुरंत बाद ये शुरू हो गया था। ये बलराम कश्यप वर्सेज भागीरथी मंजू, ये दोनों की मृत्यु हो चुकी है, अब इनके बच्चे केस लड़ रहे हैं। हालांकि हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि भाई शायद इस केस में इतना लंबा खींचने का मकसद जो है वो डिले ना करके जो है कोई मतलब भगवान के प्रति आस्था जगाना हो सकता है। भाई देखो इतना लंबा केस चलेगा, लोग भगवान के याद करेंगे, भगवान जी केस जल्दी सुलझ जाए, मेरे पक्ष में फैल जाए, तो आस्तिक बनाने का भी मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये केस लंबे खिंच रहे हैं, अदालतों में पेंडिंग है। हाँ एक बात और बता दूं आपको, लगभग 6 करोड़ केस पेंडिंग है, 6 करोड़ केस पेंडिंग है, और एक केस को निपटाने में ऑन एन एवरेज 10 से 15 साल लग रहे हैं, ऑन एन एवरेज लग रहे हैं ये। इसमें मतलब कि वो केस भी हैं जो अप्रोच के जल्दी जल्दी हो जाते हैं, जैसे तीस्ता सेतलवाड़ के मामले में हुआ। कई बार ऐसा कि रात को अदालत खुल जाती है। भाई देखो मैं ये मानता हूं बिल्कुल, तोबा मैं बिल्कुल नहीं गलत कह रहा। देखो रात को अदालत खुलने का मतलब होता है बड़े लोगों के लिए, भाई देखिए उनके सिस्टम पे भरोसा बना रहना चाहिए। भाई पैसे की ताकत भी कोई चीज़ होती है। भाई आप पैसे की ताकत ही खत्म कर देंगे तो बेचारे रिक्शा वाले में फिर उन मर्सिडीज में चलने वाले क्या फ़र्क रह गया। तो पैसे की ताकत में, पैसे की ताकत में बड़े वकीलों की जो अप्रोच में भरोसा रखना, बनाए रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। भाई जैसे ये एनसीईआरटी वाला मुद्दा है, ये कौन वकील लेके गए हैं? जो बड़े वकील हैं हमारे, जो मतलब कि आम आदमी के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। कपिल सिब्बल साहब हमेशा किसी आतंकवादी का, किसी घटिया आदमी का केस आज तक लिया हो तो बता दो, आम आदमियों के लिए वहीं रात को आईडी कार्ड देते हैं। वो अभिषेक मनु सिंघवी, क्या मैं नहीं कह रहा कुछ भी, आप ही लोग सोचते हो ये अभिषेक मनु सिंघवी वो नहीं है जिनकी एक वीडियो आ गई थी जो प्रमोशन कर रहे थे किसी महिला का? ना 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 ना, वो नहीं, लाहौल विला कुवत, ये बहुत बड़े आदमी है, आम आदमी के लिए लड़ते हैं ये भी। तो ये दोनों केस लेके गए वाला एनसीईआरटी वाला जज साहब, सीजीआई साहब के सामने बोले, जज साहब देखो ये कह रहे जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, कितने गंदे लोग हैं, इन्हें निपटाओ। जज साहब को बात ठीक लगी, हमें बात ठीक लगी। भाई देखो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्टिस वर्मा का तो याद ही मत कर लेना, जिनके यहाँ से नोटों की गड्डी चलती हुई पकड़ी गई थी। ये भी मैं नहीं कह रहा, जस्टिस वर्मा साहब बहुत ईमानदार आदमी है, उनके तो सिर पे बाल भी नहीं है, इतने ईमानदार हैं। मतलब कि वो तो करेंगे क्या, वो बिल्कुल निहायत ईमानदार व्यक्ति हैं। उनके घर किसी और ने आग लगा दी थी। देखो टोना टोटका होता है आज की दुनिया में, आप मानो ना मानो, कोई जिन आया था और ऐसा लगता है कि जिन आकर के नोटों की बंडल लग गया और आग लग गई। इसमें वो जस्टिस वर्मा साहब क्या करेंगे बताओ? जस्टिस वर्मा ने आग नहीं लगाई, जस्टिस वर्मा ने फोटो नहीं है, कोई पैसे लेते हो, जस्टिस वर्मा ने क्या? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप लोग कहते रहो, पागल हो, जो कहते हैं जस्टिस वर्मा साहब भ्रष्ट हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ईमानदार आदमी, निहायत ईमानदार आदमी। टोना टोटका करके किसी ने जो है वो उनके यहाँ रख दिया था। ठीक है, ये 2 मामले आ गए आपके सामने। इसके अलावा अब मामले ये है कि जब 6-6, 10-10, 15-15, 20-20 साल मुकदमे चलेंगे तो इन मुकदमे चलने में बात न्याय कैसे मिलेगा? आदमी जब सब जगह से तंग हो जाता है तभी तो अदालत की तरफ जाता है। देखिए अदालत में 2 ही लोग जाते हैं, या तो सबसे ताकतवर या फिर जिसके पास ताकत नहीं होती। सबसे ताकतवर इसलिए जाता है कि जल्दी उनके हाथ में निश्चित तौर पे कागज आ जाए जिसके आधार पर वो किसी की ज़मीन खाली करा सके, झुग्गियाँ तुड़वा करके जो है मकान बनवा सके, कॉलोनियाँ बसा सके, रेजिडेंशियल कॉलोनी ला सके। और झुग्गी वाला इसलिए जाता है कि भाई दुनिया तो सुनेगी नहीं उसकी, क्योंकि उनके लिए तो रात को कोर्ट खुलेंगे नहीं, क्योंकि रात को कोर्ट तो उनके लिए खुलते नहीं, जिनको सिस्टम में भरोसा रखना जरूरी। देखो बड़े लोगों का सिस्टम में भरोसा बने रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने जेसिका लाल वाले का नाम बताया, सिस्टम बना रहा ना। आपको निठारी केस ध्यान था, जिन बच्चे मार दिए गए थे, वहाँ 40 बच्चों की उनके कंकाल मिले थे, उनके अंग तक खाते थे वो, उनको आखिर में आके निर्दोष साबित हो गए। भाई सिस्टम में भरोसा रहना, बना रखना जरूरी है। तो ये इसमें मैं इसको गलत नहीं मानता। भाई तुम रात को अदालत खोल दो बड़े लोगों के लिए, 20-20 साल लोग मुकदमे लटका दो। जैसे मैंने उसका नाम बताया बलराम कश्यप भागीरथी जो 72 साल से, भाई ईश्वर पे भरोसा। भाई ऐसे केस चलेंगे, इस तरह की व्यवस्था बनेगी तभी तो लोगों का भरोसा ईश्वर में बनेगा। तो ये प्रयास तो अच्छे हैं, लेकिन हाँ सरकार की भी एक गलती है। सरकार भी 8वीं क्लास के बच्चों को ये पढ़ा करके कि सारे सिस्टम भ्रष्ट है, सारे जज भ्रष्ट हैं, उनकी सरकार की नीयत भी ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक होती तो इस तरह एक ढुड़की पे जज साहब की, हमारे जो सीजीआई साहब ने कहा कि पूरी सरकार लमलेट हो गई। मतलब स्थिति तो अब ऐसी है, अगर सीजीआई साहब हमारे कहते हैं कि उठक बैठक करो तो शायद धर्मेंद्र प्रधान उठक बैठक भी करने के लिए तैयार हैं। और ये वही सरकार है जो छोटी छोटी चीज़ों पर आम आदमी को धमका देती है, बोलने नहीं देती।
लेकिन सीजीआई साहब के सामने नतमस्तक हो गई। तो नियत में तो खोट थी, ईमानदारी से ठीक नियत के साथ तो ये चैप्टर 8वीं क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाया नहीं गया था। इस चैप्टर को लाना ही था, आप LLB की किताबों में ले आओ, आप BA की फाइनल ईयर की किताबों में ले आओ, जो मैच्योर हो जाए, समझ सके। लेकिन 8वीं क्लास के बच्चों को ये पढ़ाना कि पूरी जुडिशरी भ्रष्ट है, कहीं ना कहीं सिस्टम को खोखला करने का एक प्रयास था। लेकिन सीजीआई साहब का जो रिएक्शन है, और इसमें सिर्फ इसी बात को पकड़ना है, किताब हटा दो सारी, और बिना हम इसके तह तक जाएंगे। भाई जो है ना, NCR डायरेक्टर माफ़ी मांग चुका है, धर्मेंद्र प्रधान माफ़ी मांग चुके हैं, मोदी खेत जता चुके, उसके बाद भी सीजीआई साहब शांत नहीं हो रहे। लेकिन सीजीआई साहब को इस बात की तरफ भी ध्यान जरूर देना चाहिए कि चलो, केस पेंडिंग होने से, बड़े लोगों को जल्दी पैरवी का मौका मिलने से, सुनवाई होने से सिस्टम, भगवान का तो भरोसा सिस्टम में बनता है, बड़े लोगों का भरोसा बनता है। लेकिन सीजीआई साहब को ये भी देखना चाहिए कि सिस्टम में भरोसा छोटे लोगों का भी जरूरी है, जिनको वहाँ जाके बड़े वकील के आसपास वो जा भी नहीं सकते, उनके रजिस्ट्री में केस पेंडिंग रहते हैं। तो सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को भी, हम लोगों को भी ये सोचना होगा कि हम व्यवस्था को किधर ले जा रहे हैं। देखिए, न्याय पे फिर कह रहा हूँ कि न्याय व्यवस्था से जिस दिन लोगों का भरोसा उठ गया, देश जंगल राज में बदल जाएगा। लेकिन न्याय व्यवस्था में भरोसा टिकाए रखने के लिए अब न्याय व्यवस्था को भी, जजों को भी और सरकार को भी कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करना पड़ेगा जिससे आम आदमी का भरोसा न्याय व्यवस्था में बना रहे। देखिए, जब भी देश में विद्रोह होता है वो आम आदमी ही करता है, ये तो फिर भागते नजर आते हैं। बांग्लादेश का उदाहरण है, हालांकि मैं उसके कारणों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया में इतिहास इसका गवाह है। जब आम आदमी सिस्टम से पीड़ित होकर खड़ा हुआ है, फिर भागते नजर आते हैं लोग, ये कभी हेलीकॉप्टर से लटकते हुए, कभी कहीं भागते हुए। तो व्यवस्था को कभी नहीं आना चाहिए। हमारा देश गौरवमयी है, देश बहुत अच्छा है, इसको और अच्छा करने की जरूरत है। अपनी ईगो, अपनी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, अपनी झूठी शान को बचाने के लिए सिस्टम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सिस्टम सुधरे तभी देश बचेगा। जय हिंद। आपको खबर कैसी लगी बताना जरूर। नमस्कार।